था। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में मेनली तुम्हें सिर्फ ये देखना होता है कि अगर कोई एक वेक्टर है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितनी कंट्रीब्यूशन देगा। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मान लो हमने ये किसी कमरे में एक कॉर्नर पे एक टेबल रखा हुआ, ठीक है, या टेबल को छोड़ देते हैं, वैसे ही मान लो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। एक फोर्स है F जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज के एंगल पे लग रही है। तो ये जो फोर्स इस पे लगेगा इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहा है, राइट। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी बदलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाला जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी एक्सेलरेशन दे रहा है या कितना चेंज ला रहा है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चेंज लाता है, ठीक है। तो अगर हमें, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर ये F डाल दिया, इसका M डाल दिया तो एक्सेलरेशन निकल आएगी। पर अगर हम ये जानना चाहते हो कि सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन ला रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि इस फोर्स का कितना कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस पे लग रहा है। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे जा रहा है तो वाई एक्सिस पे इसका कितना कंपोनेंट है वो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये मीनिंग हुआ रेजोल्यूशन का। और वो करनी कैसे है वो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो ये जो x कंपोनेंट था उसे मैं एफ एक्स लिख देता हूं और जो y कंपोनेंट है उसे हम एफ वाई लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास कोई फोर्स था F, इधर वाला कंपोनेंट एफ एक्स है और ये एफ वाई को यहां की बजाय मैं यहां पे बना देता हूं, ये आ गया एफ वाई, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे पास जिसमें एक एंगल 30 डिग्रीज का मुझे पता है और ये साइड एफ है वो भी मुझे पता है। अब मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के एफ एक्स और एफ वाई दोनों निकाल सकता हूं। एफ एक्स अपॉन एफ अगर करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा, तो उसे cos 30 डिग्री लिख लेते हैं। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो दैट मींस कि इस फोर्स का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जैसे एफ एक्स लिखा था वो हो जाएगा f इंटू √3/2, ठीक है। और वैसे ही अगर एफ वाई निकालना होता तो एफ वाई अपॉन एफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, sin 30 डिग्रीज विच इज 1/2। तो एफ वाई क्या आ जाएगा, f/2, हाफ हो गया। तो अगर इधर 20 न्यूटन्स लग रहे थे तो वाई एक्सिस पे उसका जो इफेक्ट होगा वो केवल 10 न्यूटन्स का, इधर वाला 10√3 का होगा। ये है रेजोल्यूशन का मीनिंग। याद आया? फिर मैंने इसमें तुम्हें मेथड क्या बताया था कि अगर हमें कंपोनेंट निकालने हैं, ये वेक्टर है, तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है और जो एंगल के सामने वाला होता है वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। तो आप डायग्राम देखते ही बता सकते हो कि एफ एक्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एफ वाई क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। करें आगे कंटिन्यू। आज हमारा जो टॉपिक है ना काफी इंटरेस्टिंग है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब टाइमिंग क्या होगी, पहले क्या टाइमिंग थी, हाँ वैसा ही कुछ टाइम होगा। वो तो जितना तुम्हारा स्कूल का टाइम चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वाला चेंज हो जाएगा ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब इसमें प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हम जब किसी भी चीज को फेंक देते हैं फ्री है गिरने के लिए,
अभी मेरे हाथ में है, लेकिन एक बार मैंने इसको रिलीज कर दिया, जब हवा में होगी तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे सिर्फ ग्रेविटी लग रही है वो हमारे लिए एक प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है, और उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। इसको सीधा फेंका है तो ये भी प्रोजेक्टाइल ही है, लेकिन उसको हम सिंपल जैसे अभी तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन करते आए थे उसमें कर लेते हैं, लेकिन जब एंगल पे फेंकते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं सच दैट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल, और उसका कैसा मोशन है वो आज हमने पढ़ना है। तो पहले प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। An object falling under the influence of gravity such that no other force is acting on it is known as a projectile. The path followed by a projectile is known as trajectory of the projectile. Trajectory of the projectile. अच्छा, सपोज करो ये मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो एक पत्थर है, उसको हमने एंगल पे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u सपोज कर लेते हैं, और लेट अस से कि ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा था, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा ये है इसकी ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब इसमें हम मेनली तीन चीजें निकालना चाहते हैं। पहली ये कि अगर हमने उसको फेंका है तो कितने समय के लिए वो हवा में रहेगा। दूसरा, अपने मोशन में उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और कितने दूर जाके गिरेगा, दैट मीन्स उसकी रेंज कितनी है। ये तीन चीजें हमने निकालनी है। अब इसको पहले तुमने सिर्फ समझना है, नोट कुछ नहीं करना, पहले हम सिर्फ समझेंगे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए, एक्सेप्ट जो लास्ट हमने 2 लेक्चर्स में किए थे रेन वाले और रिवर वाले क्वेश्चंस, अदरवाइज तुम आज तक ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता था, ठीक है। यहां पर वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा, किसी कर्व पे चल रहा है। एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या आया है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स बदल रहे होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हम बोलते हैं ये है मोशन इन 2 डायमेंशंस। अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था तो मोशन इन 1 डायमेंशन था, अगर उसकी 2 कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं तो मोशन इन 2 डायमेंशंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रहता है, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि किसी ऑब्जेक्ट को जब मैं सीधा ऊपर फेंकता हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होती है उसकी? 0। और जिस टाइम वो ऊपर को जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। कौन कम कर रहा है?
ग्रेविटी। अगर इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें क्लियर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आसान हो जाएगा। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u। इसके मैं दो कंपोनेंट बनाने वाला हूं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, हमें ये गिवन है, ये वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, एक कंपोनेंट इधर बनने वाला है जो एंगल के साथ है। अब ये बताओ ये कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस कंपोनेंट। तो सीधा सीधा ये आंसर आ गया u cos थीटा। ठीक है, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। u sin थीटा। कुछ कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, अब ये बताओ कि इन दोनों में से ग्रेविटी किस पे इफेक्ट डालेगी? u sin थीटा। ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट होगा ग्रेविटी का? नहीं होगा। कभी भी कोई एक वेक्टर इधर को है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है, ग्रेविटी तो नीचे लगती है, तो इस पे वो इफेक्ट नहीं डाल सकती। ठीक है, तो ग्रेविटी सिर्फ इस पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पे पहुंचेगा तो इसकी ऊपर की वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? 0। ठीक है जी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? हम सिर्फ वाई एक्सिस को देख रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल मोशन को देख रहे हैं। क्या ये वाली वेलोसिटी उसे ऊपर या नीचे ले जा सकती है? नहीं, सिर्फ यही है जो ऊपर ले जाने वाली थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई। अब हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने वाली है, तो फाइनल भी पता लग गई। ठीक है, इस मोशन में कौन सी एक्सेलरेशन उसको रिटार्ड कर रही थी या रोक रही थी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन भी पता है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, v इक्वल टू u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है, और क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए माइनस जी कर दें इसको, इनटू टी। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो टाइम आ जाएगा u sin थीटा। इसे इधर ले आए तो माइनस था, माइनस से माइनस कट जाएगा, डिवाइडेड बाय जी। ये कौन सा टाइम निकाला? जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे। उसके बाद क्या करने वाला है? वापस नीचे आएगा। अब ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो सिमेट्री होती है उसमें, जितनी देर ऊपर जाने में लगाता है उतनी देर नीचे आने में लगाता है। ठीक है, तो अगर ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम कितना होगा? इससे डबल। तो दैट मींस टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इससे डबल होने वाला है, विच मींस टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। समझ में आया? तो नोट करते हैं फिर इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट, the total time taken by a projectile during its flight is known as time of flight. अगला पैराग्राफ बना देना। To find its expression, we will consider motion along the vertical line.
the time taken by a projectile to reach its highest point is known as time of ascent, ASCENT. ASCENT. And the time taken from highest point to ground, and the time taken from highest point to ground is known as time of descent. Descent, DESCENT. Ignoring the effect of air resistance, the time of ascent is equal to the time of descent. आगे इसको नोट कर लो. हाँ जी, हो गया. इसके बाद निकालते हैं मैक्सिमम हाइट. अब मैक्सिमम हाइट के लिए भी फिर से हम वर्टिकल मोशन को देखेंगे. ग्रेविटी नीचे खींच रही है उसको, ये कंपोनेंट ऊपर लेके जा रहा है. अब हम थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as. मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0. अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, दो कंपोनेंट से ग्रेविटी इसको कम कर रही है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये कंपोनेंट तो हर जगह पे उतना ही रहने वाला है, u cos थीटा. लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ
वाई एक्सिस की या वर्टिकल मोशन की, इसलिए हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 डाल रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आया है? माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच। एच आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये बिना पेन खाए भी समझ आ जाएगा, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। समझ में आया सबको? करो फिर नोट से। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी, इसको पॉजिटिव लिया है तो ग्रेविटी उससे ऑपोजिट है, इसलिए एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है जी, यहां पे कोई कंफ्यूजन किसी का नहीं है? समीक्षा, No problem, sir. क्या निकालना है हमने? एच तो निकाल लिया। Range. रेंज कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन कौन सी है? 0। कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्स एक्सिस पे। यदि एक्सेलरेशन नहीं होती है तो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो r हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? u cos थीटा। और कितना टाइम लगा टोटल इसको यहां से यहां तक आने में? निकाल चुके हैं ऑलरेडी हम टाइम ऑफ लाइट 2u sin थीटा बाय g। अब इसको लिखने के तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सीधा ऐसे लिख लो 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। एक तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो दूसरा आप इसको लिख सकते हो r इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। कुछ क्वेश्चंस इससे ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कुछ इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो दोनों याद रखें। हाँ जी, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ही निकालना था कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इधर लेके जाने वाला कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा। वही लग रहा है इस पे। कितनी देर के लिए लगेगा? टोटल टाइम हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वेलोसिटी पुट कर दी और टाइम पुट कर दिया। हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन लिखो जरा एक। A ball is projected. A ball is projected at 20 meters per second making an angle
making an angle of 30 degrees with ground. Find its time of flight, making an angle of 30 degrees with ground. Find its time of flight, maximum height and horizontal range. Time of flight. Time of flight, maximum height and horizontal range. फॉर्मूले पता है, पुट करो वैल्यू. Done. हाँ Height 5 meters and range 20 meters. ठीक है जी. 20√3 क्या? Meters. हाँ पूरा बोला करो हमेशा. हाँ जी. टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी था. u कितना दिया है 20. sin 30 कितना होता है 1/2 अपॉन ग्रेविटी. 2 से 2 काट दो, 0 से 0 कट गया, टाइम आ गया 2 सेकेंड्स. मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. वेलोसिटी कितनी गिवन है 20 का स्क्वायर sin 30 का स्क्वायर 1/4 अपॉन 2 इंटू 10. इसको सॉल्व कर लो. क्या कर रहे हो ये? किसके पास है? मैं ठीक करता हूँ, रहने दो, छोड़ दो, मैं कर रहा हूँ. छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए. ऐसे ही है। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे डिस्टर्ब नहीं ना करें फिर हम सिस्टम को. छोड़ दो बेटा. क्या देखना है? दिमाग खराब हो गया. हाँ जी, रेंज निकाल ली. u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा. थीटा है 30, 2 थीटा 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन जी. इसको सॉल्व कर दो, कितना आता है जी 20√3 मीटर आंसर. नेक्स्ट लिखो. A stone is projected such that its maximum height is 10 meters and its horizontal range is 40 meters, 40 meters. Find
speed of projection and angle of projection. Find speed of projection and angle of projection. ठीक है, कैसे क्या कर दे जरा। बस ठीक है।
इसके बाद तो किसी एक में डाल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? सबका आंसर आ गया। एंगल 45 डिग्रीज है और स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। देखो जब हम h ओवर r करते हैं u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वेयर 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, g से g, u स्क्वेयर से u स्क्वेयर, साइन से एक साइन कट जाता है तो h अपॉन r लिखोगे। साइन बाय कॉस टैन हो गया, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो टैन थीटा बाय 4। ये एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो तुम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे h 10 दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था, तो टैन थीटा बाय 4 करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो सारे केसेस जिनमें हाइट रेंज से 1/4 आ रही है, स्टैंडर्ड याद रख सकते हो, थीटा 45 डिग्रीज है। लिख लो नोट। When horizontal range is 4 times, when horizontal range is 4 times the maximum height, then theta is 45 degrees. Then theta is 45 degrees. अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट फेंकना हो और तुम ये चाहते हो कि उसकी रेंज मैक्सिमम आए, तो किस एंगल पे फेंकोगे? जैसे तुम लोगों ने अगर एथलेटिक्स के कंपटीशन देखे हो, शॉट पुट फेंकना है या जेवलिन थ्रो करना है, डिस्कस थ्रो करना है, तो वहां पे जो कोचेज हैं वो स्पेशली बताते हैं कि इस एंगल पे फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी। ये तो यानी कि सीधा ऊपर फेंक दिया या सीधा हॉरिजॉन्टल फेंक दिया। कौन से एंगल पे फेंकना चाहिए? 45 क्यों? हाँ जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। उसने रेंज का फॉर्मूला लगा लिया, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब किसी भी कोई भी जो एथलीट है उसका u भी फिक्स है और उसके लिए g भी फिक्स है, तो वेरिएबल क्या है? सिर्फ थीटा वेरिएबल है। फॉर r टू बी मैक्सिमम साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, तो दैट मीन्स साइन 2 थीटा शुड बी 1। कब होती है 1 साइन की वैल्यू? 90 डिग्रीज पे, तो थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम के लिए एंगल शुड बी 40। लिख लो एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Balls A and B are projected with same initial speed from same point simultaneously. Find the ratio of their horizontal range if A is projected at 30 degrees to horizontal. A is projected at 30 degrees to horizontal and B is projected at 60 degrees to horizontal. लिख लो, speed of projection is 20 meters per second. Speed of projection is 20 meters per second. हाँ जी, हाँ जी यशिका, हो गया मुस्कान? हो गया? आओ जरा कर दो बोर्ड पे. ठीक, सीधा ही डिवाइड करना है, टेढ़ा थोड़ी करेंगे.
ठीक है जी, u दोनों का सेम है, g दोनों के लिए सेम है, जो वेरिएबल थे वो पुट कर लिए उसने, sin 30 cos 30 और नीचे sin 60 cos 60। इसका सेकंड पार्ट भी कर दो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, समीक्षा डन। हाँ जी, हो गया सबका? गुरलीन हो गया? अच्छा, ये जो क्वेश्चन तुमने किया है, इससे कोई रिजल्ट समझ में आया? दोनों की रेंज सेम आ रही है। हाँ अविंदर क्या कह रहा है? हाँ, कि अगर कोई दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 बनता है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनकी रेंज सदा ही सेम आती है। ठीक है, लिख लो नोट। द रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज सेम for a given speed of projection. Speed of projection. Projection. आपको अगर हाइट की रेशियो कंपेयर करनी है तो हाइट का फॉर्मूला क्या है? टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा वेरिएबल है, तो h1 बाई h2 साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2 है, तो साइन 30 कितना आता है? 1/2। उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 आंसर होगा। दोनों अलग अलग थीटा है, थीटा 1 थीटा 2। ये लो, 4/16 कितना होगा? 1/4, और इसको 2/4 का स्क्वायर लिख लिया तो कितना होगा?
हाँ, लेकिन अगर स्क्वायर से स्क्वायर काट ही दिया फिर क्या बचा? एक बार ना किसी ने मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें 7/2 कहीं आ रहा था, आंसर 3.5 बनना था, तो बच्चे ने 5 निकाला हुआ था आंसर। मैं पूछा कैसे किया, तो उसने लिखा था 2 + 5/2, ये 2 काट दिया। ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो हमें नहीं करने हैं कभी भी। तो स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटना, क्यूब से क्यूब नहीं काटना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो जी। A stone is projected. A stone is projected horizontally from roof of a building having height 45 meters. Find its speed of projection if it strikes the ground 15 meters away from the building. हर्षप्रीत कर लिया क्या?
हाँ जी, और किसी ने किया? हर्षप्रीत हो गया? Yes, sir. करेगा? Yes. आओ। Sir, this is when it falls on the ground. ठीक है, लेकिन तुम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्यों लगा रहे हो? No, sir, this is when it falls on the ground, then there is no acceleration. There is That's no. physical duty. Is there no acceleration? Sir, acceleration is zero when it falls on the ground. No, no. Sir. Acceleration will be zero when it will fall on the ground. But while it is falling, will acceleration still be zero? No, sir. But you are using a formula for the distance covered when it was not on the ground, but it was traveling in air. No, sir, no, sir. If you're using the formula distance equal to speed into time, right? This is to be used when there is no acceleration. Now these 15 meters have been covered when the object was in air, when it was falling. My question to you is, was there any acceleration when it was falling or not? When it was falling, sir. Yes. Then It was accelerating. Then why will you use distance equal to speed into time? Why not second equation of motion? no, sir, when it will fall on the ground, it will 15 minutes away from the building. Correct. Then acceleration is zero will be there. Obviously, when any object falls on the ground, after falling on the ground, the acceleration has to be zero. But then it is not covering any distance also. Yes. Well, how can you take distance to be 15 meters? आओ वापस सोच के आओ। हाँ जी, और कोई? अतिंदर, तो क्या गर्ल्स में से किया किसी ने अभी? नहीं किया। आ जाओ अतिंदर। मुस्कान, हंस किस बात पे रही है तू? नो सर, अभी भी दाम निकल रहे हैं, कह रही है नो सर। If there is something funny, share with us. नहीं? ये क्या बनाया पहले समझा दे हमें। ठीक है जी, ठीक है।
ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब एक बार समझा दो ये सबको। Vertical motion 45 meters is covered along y-axis. 45 equal to UV plus RT squared. Initial velocity along vertical is 0 because ball is not horizontally. ठीक है, T equal to 3 seconds. Then horizontal motion now goes acceleration is 0. ठीक है, S equal to UV 50 equal to 3. ठीक है जी। सबको समझ आ गया? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें हमने फेंका किसी हाइट से है और वो ग्राउंड पे आके गिर रहा है। अभी तक हमने जितने फॉर्मूले डिराइव किए थे वो ऐसे केसेस के थे जहां पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पे थे। ठीक है, इसलिए जो फॉर्मूले हमने अभी तक किए थे उनमें से कोई इस क्वेश्चन में नहीं लग सकता था। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि कई लोग वही वाले फॉर्मूले अभी भी लगा रहे थे इस क्वेश्चन में जो नहीं लग सकते। अब हमें ये कहा गया कि हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका है। हाइट हमें गिवन है 45 मीटर्स और ऑब्जेक्ट को फेंका है हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी हम मान लेते हैं u के बराबर है। अब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगी क्योंकि हमने फेंका उसको हॉरिजॉन्टली है, लेकिन ग्रेविटी खींच रही है इसलिए डाउनवर्ड वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। ऐसे कर्व पाथ फॉलो करके वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें s पता है, u पता है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर लगा के टाइम निकाल लिया, वो आ गया 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये 3 सेकेंड्स तक ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने उसको दे रखी थी वो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा रही है जो हमें दिया हुआ है 15 मीटर्स के बराबर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे। टाइम हम निकाल चुके थे तो यहां से u निकल आएगा। हाँ जी, सबको समझ में आया? मुस्कान, इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा तो बोलो ना बेटा, क्या शक है? मुझे तुम्हारी फेस रीडिंग करनी पड़ रही है कि इसको समझ में नहीं आया। बोलो, व्हाट इज नॉट क्लियर? अच्छा, पहली चीज तो तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए कि हमने ऊपर से फेंका और नीचे आके गिरा है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट, अब हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे वो सारे कैसे थे? जहां पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पे था, राइट? तो जो फॉर्मूले तुमने डिराइव किए थे उनमें से कोई भी इसमें नहीं लगेगा। ये तो समझ आ गया? ठीक है। अब इसके बाद तुम लोगों को याद ये रखना है कि कभी भी जब मोशन 2 डायमेंशंस में होता है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है एक टाइम पे एक ही एक्सिस को कंसिडर करना। ठीक है, तो तुम अगर ऑब्जेक्ट को देखो, तुम्हें बोला इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल है। एक्स एक्सिस पे तो इनिशियल वेलोसिटी है, वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब दैट मीन्स तुम्हें ये पता लग गया कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 45 मीटर्स है। ठीक है, तो वाई एक्सिस का मोशन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसलिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने होंगे। तो सेकंड इक्वेशन लगाया, एस पता था, इनिशियल वेलोसिटी पता थी, एक्सेलरेशन पता थी, वहां से टाइम निकल आया कि कितना टाइम लगेगा उसको गिरने में। कितना क्लियर हुआ?
ठीक है, अब हमें निकालनी थी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कराएगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है क्या उसको? नहीं है, बिकॉज इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी which acts vertically. There is no horizontal force acting on it. If there is no horizontal force, there will not be any horizontal acceleration also, which means it will be traveling with uniform velocity, which we have to find out. ठीक है, distance पता है 15 meters. We are putting distance equal to speed into time. Time we have already found out. Putting here, you can find out u equal to the 5 meters per second. Clear? करो नोट। हाँ जी, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखो। फाइंड द स्पीड विद विच it will hit the ground. बेटा जब आपसे स्पीड पूछेंगे तो आपको शायद ठीक है, किस किस का है आंसर? बस एक ही का है। देखो इधर वाली वेलोसिटी हमने निकाली 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, इसलिए जब वो ग्राउंड को हिट करेगा इधर वाली वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी। ये पॉइंट सबको समझ में आया? ऑन द अदर हैंड डाउनवर्ड वेलोसिटी इनिशियली 0 थी,
पर जैसे जैसे ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 3 सेकंड में डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस 80, 30 मीटर्स पर सेकंड आ गई। तो दिस मीन्स डाउनवर्ड वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकंड। अब उसमें दो अलग अलग वेलोसिटीज है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। आपसे अगर स्पीड पूछी जाती है तो आपको उन दोनों का रिजल्टेंट बताना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट किया हुआ फॉर्मूला में लगाओ और सॉल्व करो। करो सॉल्व फटाफट। कितना आया आंसर, यहाँ पे दोनों का आपस का एंगल 90 डिग्रीज है, तो दैट मीन्स 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट कर दो, दैट विल बी योर आंसर 925 अंडर रूट। which is 5 root 37 meters per second। इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो, find the direction in which it will hit the ground। डायग्राम बना लो, उसमें एक्सप्लेन करो। हाँ जी, फटाफट करो। tan इनवर्स किसके साथ है ये एंगल, हाँ, तब पूरा आंसर होता आपका। देखो यहाँ सामने ही वैसे तो डायग्राम में दिख जाना चाहिए था, एंगल तुम वर्टिकल के साथ बता सकते हो या हॉरिजॉन्टल के साथ बता सकते हो। अब वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है, थीटा सपोज कर लेते हैं इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर है 5 मीटर्स पर सेकेंड, बेस है 30 मीटर्स पर सेकेंड, तो tan थीटा हो जाएगा 5/30 विच इज 1/6। तो थीटा लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/6 विद द वर्टिकल।
हाँ जी, सबको क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। एन ऑब्जेक्ट is projected horizontally at 20 meters per second from roof of a building. It strikes the ground at an angle of 45 degrees with horizontal. Find height of the building. डिस्टेंस नीचे, स्पीड नीचे। अच्छा हाइट, हाँ बताओ कैसे कैसे? हाँ जी अदिंदर, कैसे किया? बस इतना ही चाहिए था इसमें। अब हमें गिवन था कि हमने हॉरिजॉन्टली उसको 20 मीटर्स पर सेकंड पे प्रोजेक्ट किया है, तो दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। जब वो आके ग्राउंड को हिट करता है तो हमें गिवन है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्रीज एंगल बनाता है और 45 पे दोनों एंगल बराबर होते हैं, विच मीन्स कि दोनों कंपोनेंट भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 20 मीटर्स पर सेकंड है तो
तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, तभी 45 बनेगा। ठीक है, अब दैट मीन्स डाउनवर्ड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। वाई एक्सिस को अगर आप देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, फाइनल ने निकाल ली 20 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा लो या थर्ड इक्वेशन लगा लो, दोनों से सॉल्व कर सकते हो। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, यहां से निकाल सकते हो h की वैल्यू। आया समझ में अशप्रीत? Yes, sir. देखो सॉल्व करके क्या आता है। गुरलीन यशिका क्लियर है? मुस्कान गुरलीन क्लियर है? ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।